नमस्कार। आप देख रहे हैं ये डेटा क्या कहता है। मैं हूं अजय प्रकाश। इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। आने वाले इस साल बाकी स्टेट असेंबलीज और 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए काफ़ी अटकलें लगाई जाती हैं कि विपक्षी एकता होनी चाहिए, और इस बारे में बहुत डिस्कशंस भी चल रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो विपक्षी एकता तो बनी ही हुई है। अभी त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट तो ज़्यादातर होते नहीं हैं। कोई भी आप स्टेट उठाकर देख लीजिए। यूपी में बीजेपी एक तरफ है, बीएसपी उसके साथ है, और ऑपोजिशन में एसपी और कांग्रेस थे जिनका गठबंधन ऑलरेडी था। आप अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पे कॉन्टेस्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही था। कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था। आप राजस्थान लें, वहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में था। गुजरात कांग्रेस और बीजेपी के साथ कॉन्टेस्ट था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का गठबंधन अभी ऑलरेडी है। तो विपक्षी एकता वहाँ पर बहुत दिनों से चल रही है। दक्षिण में भी अगर आप देखें तो तमिलनाडु में एआईडीएमके बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है और डीएमके कांग्रेस के साथ। वहाँ भी एक तरह से विपक्षी एकता बिल्कुल अपनी जगह सही तरह से बनी है। तो शायद एक आधी ऐसी स्टेट बचती है जहाँ पे थ्री कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो सकता है, और वो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बट इन दोनों जगह भी बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है। अब विपक्षी एकता होगी या नहीं होगी और कब होगी, इस मुद्दे को हम थोड़ी देर को अलग रख देते हैं, और मैं ले चलता हूं आपको कुछ डेटा दिखाने। और ये डेटा देख के आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। एक चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और जो काम हम कर रहे हैं वो पसंद आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। जिन राज्यों में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, वहां पर ये देखा गया है कि बीजेपी का कैंडिडेट करीब 50% वोट से जीतता है। करीब 90 से 95% वोट पहले दो कैंडिडेट्स में ही बच जाते हैं। जीतने वाले को 50-55% मिल जाता है, हारने वाले को 45 से 50 के बीच में। और इन दोनों के वोट का अंतर 5 से 10% के बीच में रहता है। ये एक जेनरिक सा ट्रेंड है। तो अगर जीतने वाले कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिल चुके हैं, तो विपक्षी एकता का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप बाकी सब कैंडिडेट्स के भी वोट जोड़ देंगे तो वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसी बात को लेकर आज मैं आगे एनालिसिस आपको दिखाऊंगा। उदाहरण के तौर पर मैंने दो स्टेट्स चूज की हैं। एक है उत्तर प्रदेश, जहां पे 80 सीट्स थी और बीजेपी की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी 2019 में। उसने 62 सीट्स जीती थी। और दूसरा मैंने लिया है राजस्थान, जहां पे 24 सीट्स थी और लगभग सारी सीट्स पे ही बीजेपी जीती थी। तो सवाल ये है कि इन इलेक्शंस में कितने ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 50% या उससे कम की वोट परसेंटेज से चुनाव जीते थे। जब कम से जीते होंगे तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है कि विपक्ष में, ऑपोजिशन में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े थे, अगर वो सब इकट्ठे हो जाएं तो उनके वोट्स इन कैंडिडेट से ज़्यादा रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूं 2019 के जनरल इलेक्शन के बारे में, उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में। उस उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट्स थी। 62 बीजेपी ने जीती थी, बीएसपी ने 10, समाजवादी पार्टी ने 5, कांग्रेस ने 1 और अपना दल ने 2। अपना दल और बीजेपी एनडीए पार्टनर्स हैं। टोटल वोटर टर्नआउट हुआ था 59.2%। बीजेपी के कैंडिडेट जहां जीते थे वहां पे वोटर टर्नआउट एवरेज से कम रहा था, 58.8%। बीएसपी का कैंडिडेट जिन सीट्स पे जीते थे वहां वोटर टर्नआउट था 60.8, एसपी 61.6%। कांग्रेस की एक ही सीट थी और एडीएस अपना दल में भी 58.8% बीजेपी के बराबर वोटर टर्नआउट था।
तो नॉन बीजेपी या नॉन एनडीए कैंडिडेट जहां भी जीते थे, वहां पे वोटर टर्नआउट लगभग 2% ज्यादा रहा था। अब मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा दिखा रहा हूँ। मैं सेकेंड प्लेस की एनालिसिस आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कैंडिडेट जीता या कौन सी पार्टी कितना जीती, और जहां वो जीती सेकेंड प्लेस पर कौन था। शुरू करते हैं बीजेपी के साथ, जिसकी 62 सीटें थी। दूसरे स्थान पर 27 जगह बीएसपी रही थी, 29 जगह एसपी रही, 3 जगह कांग्रेस और 3 जगह आरएलडी। जहां बीएसपी सेकेंड पोजीशन पर थी, वहां बीजेपी की एवरेज विन मार्जिन 14.3% थी। जहां पे एसपी दूसरी जगह थी, वहां विन मार्जिन थी 16.9, और जहां पे कांग्रेस थी वहां पे 24.9। आरएलडी वहां पे विन मार्जिन सबसे कम रही 9.8%। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आरएलडी ने ज्यादा बड़ी टक्कर दी थी बीजेपी को। फिर उसके बाद सपा ने दी थी। बीएसपी तो बीजेपी के ऑलमोस्ट साथ ही है, तो उसको मैं गिन नहीं रहा हूं। और सबसे बुरी तरह हराया था कांग्रेस के कैंडिडेट्स को। अब देखते हैं जहां बीएसपी जीती वहां क्या हुआ। बीएसपी 10 जगह जीती और 10 जगह दूसरे पोजीशन पर बीजेपी का कैंडिडेट था। और विन मार्जिन बीएसपी के कैंडिडेट की एवरेज 8.4 ही रही। इसका मतलब है कि फाइट काफी क्लोज रही है। और जहां जहां लास्ट में एसपी ने जीता 5 जगह, वहां भी बीजेपी का ही कैंडिडेट दूसरी पोजीशन पर था। विन मार्जिन 13.3% थी। तो ये करीब मीडियम तरह की फाइट थी, बहुत क्लोज फाइट नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी। अब अगले स्टेप में देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें 50% से कम वोट पड़े थे। तो 2019 के इलेक्शन में 80 में से 25 सीट ऐसी थी जहां पे कैंडिडेट्स 50% से कम वोट से जीते थे। यानी कि ऑपोजिशन या उनके अगेंस्ट जो लोग खड़े थे, उनके मिला कुल वोट अगर आप मिला लें तो वो कैंडिडेट से ज्यादा थे। यानी कि ये लोग माइनॉरिटी वोट से जीते थे। बीजेपी के 22 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 50% से कम वोट से जीते थे। इनकी एवरेज वोट्स पोल थे 47.3%। बीएसपी के 2 कैंडिडेट्स थे, इनके एवरेज वोट्स पोल्ड 42.9% थे। एडीएस का एक था जिसके एवरेज वोट्स पोल थे 45.3%। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो खतरे में पड़ जाएंगे, उसको निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ये लोग कितने मार्जिन से जीते थे। और अगर मार्जिन कम है तो वो सीट फिर खतरे में आ सकती है। तो मार्जिन के लिए मैंने 5% या उससे कम वाली सीट्स को निकाला है। इसमें टोटल ऐसी सीट्स 15 हैं। यानी कि जो कैंडिडेट जीता वो 50% वोट या उससे कम से जीता, और उसकी विनिंग मार्जिन 5% या उससे कम थी। तो इसमें बीजेपी के 13 लोग आ जाते हैं, बीएसपी के 2। इनकी एवरेज विन मार्जिन बीजेपी की 1.9% थी और बीएसपी की 1.2%। यानी कि ये बहुत ही छोटी मार्जिन से जीते हैं। अब इन 15 सीट्स में से वो सीट्स मैंने निकाल दी हैं जहां पे बीएसपी सेकंड पोजीशन पर थी, क्योंकि आने वाले चुनाव में बीएसपी बीजेपी का साथ देगी ही। तो अगर अदला बदली भी हुई सीट में तो वो बीजेपी और बीएसपी के बीच में होगी। तो ऐसी जो बची सीट्स हैं वो हैं 7, जहां पे सेकंड पोजीशन पर आप देखेंगे तो या तो समाजवादी पार्टी है 6 जगह, और 1 जगह आरएलडी थी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज, कौशाम्बी, बलिया और चंदौली। तो इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी प्रत्याशी बीजेपी का जीता था, उसकी आने वाले चुनाव में 2024 में ऐसी कोई गारंटी या सर्टेनिटी नहीं है कि वो अब की बार चुनाव जीत जाएंगे। इन 7 लोगों का नाम तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। इसके अलावा मैंने अपनी तरफ से
पॉलिटिकल एंगल की वजह से एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने चुनी है। सबसे पहले मैं वो 8वीं कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको दिखा देता हूँ। ये है अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ पे स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को पिछली बार हराया था। उनके टोटल वोट्स उनको पड़े थे 49.71%, जो कि 50% से कम थे, लेकिन विनिंग मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा था, 5.85%। मेरा कट ऑफ 5% का था, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन पॉलिटिकल एंगल की वजह से जो भी आजकल राजनीति हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी जी इस बार अपना चुनाव जीतने में उनको बहुत मुश्किल होगी और शायद वो हार भी सकती हैं। राजनीतिक एंगल को लेके मैं आज यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। स्मृति ईरानी जी से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं, उनकी कार्यशैली से वाकिफ़ हैं, वो किस तरह के भाषण देती हैं, कैसे बात करती हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। उनके मंत्री काल के दौरान उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो आज बोलने लायक हो। तो चलिए अंत में देखते हैं वो 7 नाम जिनकी सीट अगले चुनाव में खतरे में पड़ेगी। सबसे पहले है कन्नौज। यहाँ पे सुब्रत पाठक बीजेपी के कैंडिडेट, वो जीते थे डिम्पल यादव से, केवल 1.08% की मार्जिन से 12,353 वोट से जीते थे। टोटल वोट्स उनको 50% से कम ही पड़े थे। डिम्पल यादव ने बाद में एमपी का चुनाव लड़ा था मैनपुरी से, वो दिसंबर 2022 में लोकसभा में चली गई। लेकिन आने वाले चुनाव में अब ऐसा नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी अब कन्नौज से सीट हारेगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। यहाँ से संजीव बालियान बीजेपी के चुनाव जीते थे चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ, और ये उनके लिए भी एक सरप्राइज विन था। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा। वो केवल 1.14% वोट से जीते थे, मार्जिन 6,526 वोट का था। आजकल ये मिनिस्टर हैं फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज के। तो मेरी सूची में सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं को इस सीट से है, क्योंकि अब की बार आरएलडी इस सीट को अपने हाथ से जाने नहीं देगी। एक और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जिनकी सीट अब की बार खतरे में आएगी, वो है महेंद्र नाथ पांडे जी की। ये पिछली बार चंदौली से चुनाव जीते थे संजय चौहान, जो समाजवादी पार्टी के थे, उनके खिलाफ। इनका जीतने का मार्जिन 1.29% था। 14,000 वोट से कम की मार्जिन से ये चुनाव जीते थे। फिर आजकल ये हैवी इंडस्ट्रीज के मंत्री हैं, पहले ये मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट भी रह चुके हैं। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं आजकल। एक और बीजेपी के हैवीवेट हैं बलिया से वीरेंद्र सिंह जी। ये एसपी के सनातन पांडे से चुनाव जीते थे। 47.4% वोट इनको पड़े थे। मार्जिन इनका केवल 1.57% का था, यानी कि 15,000 से थोड़े से ज़्यादा वोट से ये जीते थे। ये अभी बीजेपी के एमपी तो हैं ही, साथ में बीजेपी किसान मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनकी भी सीट आगे चल के थोड़ी हिल सकती है। और मेरी लिस्ट में 5वां स्थान है बदायूं कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जहां पे संघमित्रा मौर्य ने चुनाव जीता था 1.71% से। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 47.3%। इन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। अगर आपको याद होगा, संघमित्रा मौर्य पहले बीएसपी में थी। उन्होंने 2016 में बीएसपी को छोड़ा और फिर बीजेपी ज्वाइन की। वो आजकल बीजेपी की ओबीसी वेलफेयर की कमेटी की मेंबर हैं। और उधर धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। छठे स्थान पर है फिरोजाबाद, जहां से चंद्रसेन जादौन बीजेपी के जीते थे। उन्होंने एसपी के अक्षय यादव को हराया था। अक्षय यादव राम गोपाल यादव के लड़के हैं। ये करीब 2.68% वोट से जीते थे। इनको टोटल वोट 46% के आसपास ही पड़े थे।
और आखिरी 7वीं कॉन्स्टिट्यूएंसी है कौशाम्बी, जहां से विनोद सोनकर बीजेपी के जीते थे। उन्होंने एसपी के इंद्रजीत सरोज को हराया था। ये 2014 से एमपी हैं और फिलहाल बीजेपी के पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एथिक्स उसके मेंबर हैं। 4% से कम मार्जिन के वोट से ये जीते थे। तो ये एनालिसिस प्योर डेटा के आधार पर था। इसमें मैंने राजनीतिक मुद्दे नहीं जोड़े हैं। राजनीतिक मुद्दों की वजह से एक स्विंग फैक्टर भी होता है, सीटें इधर से उधर जा सकती हैं। ये वो सीट्स थी जहां मार्जिन बहुत कम था और कैंडिडेट खुद 50% के वोट से कम से जीता था। और ऐसी उम्मीद या आशंका है कि अगर विपक्ष मेहनत करता रहे तो बीजेपी इस आधार पर 8 से 10 सीट्स तो नीचे आ ही सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।